नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण देश भर में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में हेल्थ ऑफिशियल और सरकार इस महामारी को कंट्रोल में रखने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। इस बीच से सीनियर सिटीजन और बच्चों के लिए सरकार ने यहाँ पर कई डोजेस लेकर आ चुकी है और आज से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बूस्टर डोज के तहत 15 से 18 साल तक के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन दी जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या आप अपने बच्चों को कोरोना वैक्सीन दिलाएंगे? वही तीसरी लहर में बच्चों का वैक्सीनेशन का सरकार का फैसला कैसा है? क्या आप फैसले से संतुष्ट हैं? इसको लेकर भी आज बातचीत करेंगे। वैक्सीनेशन लगने और साइड इफेक्ट देखने के बाद क्या आप अपने बच्चों को टीका लगवाएंगे? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बातचीत की। और इसी बीच हम रुक कर लेते हैं, कोटा से हमारे सहयोगी बन चुके हैं राजेंद्र। लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में फिलहाल जो स्थिति की बात की जाए, क्या कुछ हालात हैं? अगर बात की जाए कोरोना अपडेट की तो लगातार कोटा में भी कोरोना के जो केसेज हैं वो पाए जा रहे हैं। साथ में जो डेल्टा वेरिएंट था उसके भी केसेज यहाँ पर उसके भी केसेज यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन का खतरा पहले से मंडरा रहा है। ऐसे में जो केंद्र सरकार ने 15 से 18 वर्ष की आयु के उम्र के बच्चों के लिए जो वैक्सीन का शुरुआत की है, वो आज वास्तव में ही लोग कह रहे हैं कि इससे काफ़ी खुशी का एहसास हो रहा है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदुस्तान में तीसरी लहर का प्रचंड आतंक अब जो धीरे धीरे देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ पर सुरक्षा कवच मिलता हुआ दिखाई देगा। आज जिस तरह की तस्वीरें कोटा से देखी गई वो काफ़ी खास थी, क्योंकि जब सभी वैक्सीन सेंटरों पर युवाओं की काफ़ी भीड़ थी। पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर वैक्सीन सेंटर पहुँचे थे। और साथ में कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। तरन्नुम, तो कोटा की अगर जहाँ पर बात होती है तो कोटा में देश भर से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। तो बच्चे यहाँ पर वैक्सीन के लिए अति उत्साहित दिखे। कई वैक्सीन केंद्रों पर तो बच्चों की इतनी भीड़ थी कि कहीं ना कहीं बाहर से गेट लगाने पड़े और पुलिस को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। मगर जिस तरह से केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है और वैक्सीन का शुभारंभ हुआ है, वो कहीं ना कहीं खुशी और राहत की खबर जरूर है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जिस तरह से बच्चों के लिए वैक्सीन की शुरुआत हुई है, उसको किस तरह से देखते हैं? बच्चों के लिए वैक्सीन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। और जो इन्होंने 15 से 18 साल का किया है, फिर अगर ये 12 से 18 साल तक का होता तो और बच्चों के लिए अच्छा होता, क्योंकि इस उम्र के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो अभी उनको स्कूल नहीं जा पाएंगे वो इस टाइम पे। इसलिए अगर 12 से 18 होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। 12 से 18 होता है, ये लोगों की मांग है। वैक्सीन की शुरुआत कर दी गई है बच्चों के लिए, इसको किस तरह से देखते हैं? अच्छी तरह से देखते। कोरोना की तीसरी लहर एक आतंकी की तरह आ रही है। लगातार पेशेंट आ रहे हैं और लोग सावधानी भी नहीं बरत रहे। ऐसे में बच्चों के साथ जो शुरुआत हुई है और बच्चों को जो वैक्सीन टीका लगाया जाएगा, कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच का काम करेगा। तो बिल्कुल ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो तीसरी लहर आएगी और बच्चों पे जिस तरह से कहर बरसे और उनकी स्कूली शिक्षा और कोचिंग शिक्षा प्रभावित ना हो, इसके लिए जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिस तरह से मिलकर कदम उठा रही है, आज राज्य सरकार द्वारा वैक्सीन अभियान के लिए अलग से कैंप लगाया गया। अगर कोटा की बात करे जाए तो कम से भी कम 150 से ज़्यादा टीकाकरण केंद्रों पर यहाँ पर वैक्सीन पहुँचाई गई है। कोटा का टारगेट बात की जाए तो 55,000 डोज का आज यहाँ पर तरन्नुम कोटा का टारगेट रखा गया है। कुछ इनसे भी बात करना चाहेंगे। अगर जिस तरह से वैक्सीन आप कह रहे हैं कि 12 से 18 साल तक की उम्र के होते हैं, 15 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो काफ़ी बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं, 11, 12 और इनमें उनका है। तो अगर इस तरह से देखते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा पर तो प्रभाव नहीं पड़ेगा वैक्सीन से? भाई 15 से 18 के पे नहीं पड़ेगा, पर जो अभी ये जो छोटे क्लास के जो बच्चे हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में नहीं जाना होगा, क्योंकि वैक्सीन नहीं होगी तो स्कूल कैसे जाएंगे। बाकी जो अगर ये वैक्सीन 12 से और 18 करते तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता बच्चों कहीं ना कहीं पेरेंट्सों में, जैसे आप भी एक पिता हैं तो कम से कम आप सोच सकते हैं क्या वैक्सीन कहीं असरदार है या नहीं है, और वैक्सीन से कोई खतरा तो महसूस नहीं करते, जैसे बच्चों को लगे तो कोई खतरा हो जाए? भाई खतरा तो नहीं, अगर गवर्नमेंट ने कोई वैक्सीन निकाली है तो कुछ सोच समझ के लिए बच्चों के लिए वैक्सीन निकाली होगी। खतरा तो कोई नहीं, सुरक्षा कवच निकाला है गवर्नमेंट ने। अरे सुरक्षा कवच है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं सुरक्षा कवच और देशों में भाई 5 साल से 18 साल के बच्चों के लग रहा है, पर हमारे यहाँ चाहते हैं कि हम 12 से 18 साल तक बच्चों का तो करना ही चाहिए।
क्योंकि 12 से 18 साल के बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो ठीक है, 6 क्लास का बच्चा आज 12 साल का है, तो इसलिए 12 से 6 क्लास तक के बच्चों के तो लगना ही चाहिए वैक्सीन। तो कहीं ना कहीं देखो तरन्नुम, एक बात और है, जो अभिभावक है वो ये बात जरूर कह रहे हैं कि पेरेंट्सों को में कहीं ना कहीं डर जरूर बना हुआ है। डर इस बात का बना हुआ है कि जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है वो किस तरह से विद्यालय जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे वापस केसेस बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने भी कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है वो नई गाइडलाइन बनाई है और गाइडलाइन के अनुसार जो सार्वजनिक कार्यक्रम थे उन पर पाबंदी लगाई है। शादी समारोह में भी व्यक्तियों की संख्या घटाई गई है। साथ में अंत्येष्टि का कार्यक्रम हो तो उसमें भी 20 आदमियों को यहाँ पर जाने की इजाज़त मिली गई है। कोई भी बड़ा कार्यक्रम बिना सूचना के करने वाले के ऊपर 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उस तरह से लोगों में डर जरूर बना हुआ है। बिल्कुल राजेंद्र, यहाँ पर तमाम लोग भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से राज्य कीर्तिमान हासिल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर हम बात करें तो 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, क्या ऐसे में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी कराया जा रहा है? क्या कुछ तैयारियां आप देख रहे हैं वहां पर? तरन्नुम, अगर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो तैयारियां 1 तारीख से चालू हो गई थी, मगर प्रशासन ने एक और कदम उठाया है, क्योंकि हाथों हाथ जो बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उस रजिस्ट्रेशन के साथ उनको डोज लगाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, कोटा की अगर बात की जाए तो कोटा में जो बच्चे हैं वो काफ़ी बाहर से पढ़ने आते हैं। अगर कोटा ज़िले की बात की जाए तो 15 से 18 साल की उम्र का जो एक लगभग आंकड़ा आया है वो 1,54,000 आया है। अगर कोटा के पढ़ने वाले बच्चों को भी इसमें जोड़ लिया जाता है तो लगभग 2,54,000 ये आंकड़ा हो जाता है, क्योंकि कोटा में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है। उन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में जो बाहर से बच्चे आते हैं, आज वो वैक्सीन केंद्रों पर सबसे ज़्यादा दिखाई दिए। जो कोचिंग संस्थान थे उन्होंने उन बच्चों को परमिशन दी जो 21 साल की उम्र के ऊपर के थे, क्योंकि यहाँ मेडिकल और IIT की तैयारी की जाती है। तो उसके लिए यहाँ पर जिन बच्चों को डोज लग गई थी वही यहाँ पर आए हैं। तो अब वो बच्चे भी आ रहे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो कदम है और जो जिस अभियान की यहाँ पर शुरुआत की गई है, इस अभियान को कोटा की जनता काफ़ी अच्छा और सराह रही है। साथ में ये भी कह रही है कि ये वैक्सीन किसी प्रकार से हानिकारक नहीं है, ये कहीं ना कहीं बच्चों को सुरक्षा कवच देने का प्रदान की जाएगी। हमने एक बात ये भी देखी थी, जिन लोगों को दोनों डोज लगी है और उनको भी कोरोना पॉजिटिव वो लोग हुए हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं मृत्यु दर का जो आंकड़ा था वो बहुत कम था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना की जो ये वैक्सीन बनाई गई है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच का काम कर रही है। तो हर आदमी चाहता है कि अपने बच्चों को ये सुरक्षा कवच लगे, और उस सुरक्षा कवच को मुहैया करने के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है। अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा में जिस तरह का रुझान आज देखने को मिला, उस तरह से तो लगभग ये आंकड़ा 4 से 5 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर इसी तरह से बिल्कुल राजेंद्र, यहाँ पर लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है और लगातार प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर में हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की, क्या कुछ कहा है लोगों ने, हम आपको सुनाते हैं। 18 साल तक के बच्चों में वैक्सीन की शुरुआत आज हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गणगौरी बाजार स्थित राजकीय स्कूल से यहाँ इसकी शुरुआत की है। कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन लगवाई है, आपने कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम श्रीमान वो मुख्यमंत्री वो अशोक गहलोत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा कार्यक्रम शुरू किया था तो हम वैक्सीनेट हो सके और कोरोना से बचाव हो सके। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, किसी प्रकार सब कोरोना से प्रोटेक्ट हो सके और कोरोना की वैक्सीन लगाएंगे तभी अपन कोरोना से बच सकते हैं। और बाकी सब वैक्सीन को लेकर कोई भय था कि साइड इफेक्ट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं था और अच्छा लगा वैक्सीन लगा के, और बहुत खुशी है कि हम भी अब मतलब सही है, सुरक्षित है एक तरह से। क्या लगता है जब स्कूल खुले थे आप लोगों के वैक्सीन नहीं लगी थी तब भय था कि कोरोना हो जाएगा? हाँ, बहुत भय था, क्योंकि हमें ना तो वैक्सीन लगी थी और हम थोड़े बच्चे भी थे, इसलिए सभी बोलते थे कि बच्चों पे ज़्यादा असर पड़ रहा है इसका। इसलिए हमें बहुत डर लगता था कि स्कूल आने जाने। हमारे पेरेंट्स भी बहुत डरते थे कि अगर इनको भेजेंगे, वो भी बहुत खुश है हमने वैक्सीन लगवा ली, तो वो हमारे से भी ज़्यादा खुश है कि हम वैक्सीनेट हो गए और हम भी फ्रीडम हो चुके कि हम स्टडी आराम से कर सकते हैं। हमारी किस तरह सावधानी रखेंगे अब?
अब मतलब वैक्सीन लगवाने के बाद में वही जो पहले थी कि मास्क लगाएंगे, 2 गज दूरी जरूरी होती है, सैनिटाइज। पर पहले तो क्या था कि जब हम आते थे तो थोड़ा डर था कि कोरोना का वैक्सीन नहीं लगी, पर अब वैक्सीन लगने के बाद में ये है कि पूरी प्रिकॉशंस का ध्यान रख के अब हम आराम से स्कूल आ सकते हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमें मतलब बिना डर कर स्कूल भेज सकते हैं पहले के प्रिकॉशंस। हाँ बिल्कुल, देखिए बच्चे काफी उत्साहित लग रहे हैं। क्या लगता है कैसे आप लोगों को जागरूक करेंगे? हम लोगों को कहना चाहेंगे कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो भी वैक्सीन लगवा लें, इससे कोई डर नहीं है, हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इससे हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए वैक्सीन लगवाने के लिए बच्चा भी लोगों को जागरूक कर रही है। क्या लगता है अब डर थोड़ा कम हो पाएगा? हाँ, अगर बच्चे वैक्सीनेशन लगवा लेंगे तो डर थोड़ा कम होगा और कहीं पे भी आ जा सकेंगे और पेरेंट्स को भी डर नहीं लगेगा कि हमारे बच्चे सेफ नहीं है, लेकिन सारे प्रिकॉशन के साथ जाएं, पूरी सेफ्टी रखें अपने साथ में वैक्सीन लगवाने के बाद। जिन बच्चों के मन में भय था अब उसको कैसे दूर करेंगे? वो तो उन बच्चों को भी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए जिन्होंने नहीं लगवाई है, बिकॉज ये हमारी सेफ्टी के लिए है। अगर हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो फिर हमको वही हो सकता है कोरोना। अगर हम वैक्सीन लगवा लेंगे तो फिर डर ही नहीं रहेगा ना। बिल्कुल, देखिए अब बच्चों में डर नहीं दिख रहा है। क्या लगता है पढ़ाई के साथ साथ वैक्सीन कितनी जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम सेफ्टी अपने हाथ में रख सकते हैं। अब हम बहुत सेफ हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। आज के दिन हमें बहुत खुशी हो रही है। हमें जो वैक्सीन लगवाया वो भी लगवाइए और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, यही हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर काफी उत्साहित लग रही हैं बच्चियां और लोगों से भी अपील कर रहे हैं और जिन लोगों के मन में भय था उनको भी एक संदेश दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाएं ताकि राजस्थान से कोरोना का खात्मा हो सके। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। इस तरीके से तो वही वैक्सीन को लेकर बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वही अजमेर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की, क्या कुछ कहा लोगों ने, लोगों की क्या कुछ राय है, हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तरीके से आज प्रदेश भर के अंदर कोरोना वैक्सीन बच्चियों को लगाया जा रहा है। 15 से 18 साल के बच्चों को जो कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है, कहाँ तक सही है, क्या अभिभावक इसको लगाने में ज़्यादा उत्साहित हैं या नहीं? कुछ अभिभावक हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम खास बात करेंगे कि क्या ये वैक्सीनेशन करना कहाँ तक सही है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, 15 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिए जो वैक्सीनेशन की व्यवस्था आज से की गई है, मेरे हिसाब से अत्यंत अच्छी, सही, उचित व्यवस्था है, क्योंकि जो कोरोना की तीसरी लहर है इससे बच्चियां अत्यधिक संक्रमित होने की संभावना है और ये राज्य सरकार का बहुत अच्छा फैसला है जो आज से बच्चियों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया है। जिस तरीके से बच्चे जो हैं ज़्यादातर घरों से बाहर रहते हैं, ये जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है कहाँ तक बच्चों के लिए उपयोगी साबित होगा? मैं मानती हूँ 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम राज्य सरकार ने शुरू किया है, ये स्वागत योग्य है और इसके लिए हम सभी तैयार हैं। अभिभावक भी इसके लिए आगे बढ़कर के उत्साह से अपने बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। आज भी जैसे स्कूल में वैक्सीनेशन हो रहा है, बच्चे अपने पेरेंट्स से फ़ोन पर संपर्क करके पूछ रहे हैं, सहमति ले रहे हैं, तो बड़े उत्साह से सहमति दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल वैक्सीनेशन होना चाहिए। जिस तरीके से देखा गया कि आज स्कूलों में अगर वैक्सीनेशन चालू हुआ है बच्चों को जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन चालू हुआ है, तो अभिभावकों में भी खासा खुशी का माहौल है और अभिभावक उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि इसके बाद में भी जो वैक्सीनेशन स्कूलों में कंप्लीट होने के बाद में वैक्सीनेशन घर घर भी कराया जाए ताकि कोई बच्चा बच जाए तो उसको भी वैक्सीनेशन करके और उसको सुरक्षित और स्वस्थ रखने की पूरी उम्मीद जग सके। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़। तो जोधपुर में हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, लोगों ने वैक्सीन को लेकर क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। कोरोना जो महामारी है जो सभी वर्ग के आयु के व्यक्तियों को प्रभावित करती है, बड़े व्यक्तियों के वैक्सीनेशन लग चुका है, अब किशोरों की बारी है, इनका भी वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है क्योंकि हमारे लिए समाज के सभी व्यक्ति मायने रखते हैं। बच्चों को टीका लगाना जरूरी है? नहीं सर, बच्चों को टीका लगाना बहुत जरूरी है और बच्चों को टीका लगेंगे तो क्या स्कूल आएंगे तो कोई खतरा भी नहीं रहेगा। बच्चे निडर होकर और उनके अभिभावक भी निडर होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे। नहीं तो क्या है कि बड़ों के टीके लगे, बच्चों को नहीं लगे तो वो भी डरते हैं कि हम स्कूल भेजेंगे कि हमारे बच्चे चपेट में आ गए तो जरूर। तो वही वैक्सीन को लेकर बीकानेर के लोगों का क्या कुछ कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना की तीसरी लहर के साथ ही बच्चों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया। उसको देखते हुए स्कूलों में बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है, हॉस्पिटलों में बच्चों के 15 से 17 साल के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है।
स्कूलों में किस तरह से टीकाकरण होना चाहिए और सरकार की गाइडलाइन में किस तरह से पालन होना चाहिए। हमारे साथ चिकित्सक और कुछ लोग साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तो टीकाकरण के लिए किस तरह से बात मानते हैं? सर, ये जो अभी कोरोना की जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, इसके अंदर बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन का बहुत ही बड़ा महत्व है। हम आने वाली जो कोरोना की तीसरी लहर को टाल सकते हैं, तो मैं बीकानेर के प्रत्येक वासियों से निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों का टीकाकरण अवश्य करवाएं। टीकाकरण सेफ है। धन्यवाद। तो बच्चों का टीकाकरण स्कूलों में किस तरह किया जा रहा है? बच्चों का किस तरह से आप उसका मानते हैं? सर, टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बच्चों को अगर ये कोरोना का टीका लगाया जाता है तो सारे बच्चे सेफ रहेंगे और हमें तीसरी लहर से लड़ने में काफ़ी मदद मिलेगी और इंडिया में काफ़ी लोग सेफ होंगे। आप क्या मानते हैं बच्चों का टीकाकरण को लेकर? सर, बढ़िया ही बात है बीकानेर वासियों के लिए, मोदी जी ने जो ये शुरुआत की है बढ़िया ही है। बीकानेर में तीसरी लहर के चलते आशंका के चलते आज टीकाकरण बीकानेर में युवाओं के साथ किया जा रहा है और लोगों को कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करें ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर। तो वैक्सीनेशन को लेकर खेतरी में भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है लोगों ने, सुनिए जरा। राज्य सरकार की नई गाइडलाइनों के आधार पर जिस तरह से जो वैक्सीनेशन हो रहा है, 15 साल से 18 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। खेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मौजूद हैं हम और साथ में यहाँ पर हम जानना चाहेंगे यहाँ जो वैक्सीनेशन हो रहा है इनसे। जी, क्या बताएंगे आप किस तरह से वैक्सीनेशन कर रहे हैं बच्चों का? वैक्सीनेशन हम 15 साल से लेकर 18 साल के बीच के बच्चों को वैक्सीनेशन हो रहा है। करीबन यहाँ 140 डोज के समथिंग स्कूल में लगेंगी। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ी के में। तो अभी वैक्सीनेशन जो हो रहा है इनके लिए बच्चों के आधार कार्ड या किस तरह से लगा रहे हैं आप? बच्चों के आधार कार्ड ले रहे हैं, बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ एवं मोबाइल नंबर, इनसे इनका वैक्सीनेशन हो रहा है। कोवैक्सीन का यूज़ कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं मुकेश खंडेलवाल जी। जिस तरह से सर आज जो वैक्सीनेशन हो रहा है 15 से 18 साल के बच्चों के बीच में, किस तरह की गाइडलाइंस आई हैं और क्या बताएंगे इसके बारे में? गाइडलाइन ये है कि हमारे विद्यालय में जो विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और जिनकी आयु 1 जनवरी 2007 से पूर्व की है, उनके वैक्सीनेशन का कार्यक्रम विद्यालय में हो रहा है। आज 120 डोज ये CSC से भेजी गई हैं। हमारे यहाँ लगभग 500-550 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी आयु 15 से 18 के बीच में है। तो ये 4-5 दिन 7 दिन कार्यक्रम चलेगा। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है अभी बच्चों की संख्या कुछ कम लग रही है, कब तक चलेगा ये? जब तक सारे बच्चे लाभान्वित ना हो जाएंगे तब तक किस तरह की? अभी तक गाइडलाइन यही है कि सारे बच्चे जब तक लाभान्वित नहीं हों तब तक। तो वैक्सीन को लेकर खाजवाला से भी हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश भर में आज 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। ऐसे में संजीवनी बूटी बनकर कोविड वैक्सीनेशन का प्रारंभ किया जा चुका है। उपखंड अधिकारी तहसीलदार भी यहां पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं। प्रदेश भर में आज 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू किया गया। पूरी टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम स्कूलों में पहुंचेगी और लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हमारे साथ चिकित्सा अधिकारी है। सर, किस प्रकार की व्यवस्था की गई है बच्चों के स्कूल में वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 15 प्लस जो एज के बच्चे इस ग्रुप के हैं उनके वैक्सीनेशन आज शुरू किया गया है पूरे देश भर में। तो इसी उपलक्ष्य में आज जो हमारी स्कूल है, सरकारी स्कूल, जहाँ पे 400 प्लस इस एज के बच्चे हैं, यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है। हमारे साथ उपखंड अधिकारी भी। सर, आप विजिट करने पहुँचे हैं, आज वैक्सीनेशन बच्चों के लिए प्रारंभ हो गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज से सभी स्कूलों में 15 प्लस से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। तो मेरी सभी से यही अपील है भी जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो अपने साथियों को भी बताएं और सारे बच्चे टीकाकरण करवाएं, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे हुआ था। पहले लोग टीका नहीं लगवा रहे थे और जब लहर आती है तब टीके कम हो जाते हैं और लोग ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए अभी ये शुरू किया गया है, सारे स्कूलों में ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो सारे बच्चे और सारे पेरेंट्स टीका जरूर लगवाएं। देखा गया है, प्रशासन के द्वारा अपील भी की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं, हर बच्चे को स्कूल भेजें व वैक्सीन जरूर लगवाएं। ऐसे में अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और लगातार वैक्सीनेशन के लिए लोगों से अपील करते हुए देखे जा सकते हैं। कैमरामैन शोगी के साथ सुरेंद्र मंडा, इंडिया न्यूज़, खाजूवाला। तो वही वैक्सीन को लेकर भिलवाड़ा के लोगों का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा आज भीलवाड़ा में भी
18 साल से लगाकर 18 साल के बीच के जो तीन जो एज का जो क्राइटेरिया लिया है, यहाँ किशोरों को आज टीकाकरण यहाँ शुरू हो चुका है। और अभी हम देख सकते हैं कि बिरोड़ा के अंदर 150 जगह पर आज सेंटर चिन्हित किए गए हैं और यहाँ पर 43,000 कोवैक्सीन की डोज मिली है, क्योंकि बच्चों को कोवैक्सीन का जो डोज है वही लगाई जा रही है। अभी हमारे साथ कुछ मौजूद है, कुछ परिजन, आइए इनसे चर्चा करते हैं कि सर आज आप बच्चों को टीका लगवाने आए हैं, कैसे मानते हैं और जो प्रधानमंत्री जी की योजना है कैसे इसको आप देखते हैं? बहुत बढ़िया है ये जो वैक्सीन का जो चालू किया है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए, इसको और कम करनी चाहिए एज। और हमने आज पहली तारीख को अपने बच्चे के टीका लगवा रहे हैं और हमें कोई घबराहट नहीं है और एक खुशी है। पूरे देश में एक अच्छा वातावरण बने, सबको यदि ज़्यादा से ज़्यादा डोज लग जाएगी तो अपन ज़्यादा इससे लड़ पाएंगे। तीसरी लहर का जो खतरा है वो भी कम हो जाएगा। बिल्कुल, तीसरी लहर का जो अंदेशा बराबर बना हुआ है और बच्चे भी अधिकतर बाहर घूमते हैं, कैसा महसूस करते हैं आज जो टीकाकरण शुरू हुआ है इस पर? नहीं, देखो बाहर घूमते बच्चों में डर तो है और आज टीकाकरण शुरू हुआ है तो थोड़ा सा बेफिक्र भी है कि चलो इतने दिन से बच्चों के लिए हम चिंतित थे और आज सरकार ने एक अच्छी पहल की है और जो टीकाकरण शुरू किया है हम इससे बहुत खुश हैं। और आज हमने भी अपने बच्चे का आज पहले दिन में आज पहला टीका लगवाया है। बहुत से जो परिजन है वो अभी देख रहे हैं कि दूसरे परिजन लगवाने के बाद हम अपने बच्चों को लगाएंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? कि जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों की चिंता करते हुए, सेहत की ध्यान रखते हुए जल्दी से जल्दी ये टीकाकरण करवाएं, ताकि इससे एक देश अपना मजबूत हो और कोई बीमार ना हो और सब आगे बढ़े। तीसरी लहर के अंदेशे के बीच आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी के अपील के बाद, आज घोषणा के बाद आज बिलोड़ा में टीकाकरण चालू हो चुका है, क्या मानते हैं? ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की, जो कि है ना 15 से 18 वर्ष के लिए जो टीका चालू करा है। हम लोग चाहते हैं कि ये 15 से भी छोटे जो बच्चे हैं 15 वर्ष से, उनके लिए भी ये सरकार योजना लेके आए, ताकि क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम सुरक्षा चक्र में ला सकें। बिल्कुल, अभी हमारे साथ मौजूद है और भी जो किशोर बच्चे जिन्होंने जो अभी टीका लगवाकर बाहर है, टीका लगवाकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल डर नहीं हुआ था, छोटी सी वो सुई थी, अच्छे से हो गया, फिर हमें थोड़ी देर बिठाए रखा था। बहुत से बच्चों में अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर डर बना हुआ, उनको क्या कहना चाहेंगे? इतना पहले ही यूँ ऐसे सुई देख के डर लगेगा, पर वो लगाएंगे तो तब बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अच्छा, लगाने के बाद डर नहीं लगा? हाँ, डर भी बिल्कुल नहीं हुआ। बिल्कुल, हमारे साथ और भी कुछ बच्चे मौजूद हैं जो यहाँ टीकाकरण करवाने आए हैं, उनसे पूछना चाहते हैं क्या कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बताओ। और अच्छा महसूस कर रहे हैं और ना ये बहुत अच्छी स्टार्टिंग है जो 15 से लेके 18 के बीच में जिन बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है, और अभी थर्ड लेयर आने के लिए बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट का। थैंक यू। बिल्कुल, हमारे साथ और भी जो बच्चे हैं उनसे पूछना चाहेंगे, आप वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं या लगवाने आए हैं आप? लगवा चुके हो। कैसे महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। क्या अंदर गए, कैसे क्या पूरा बहुत अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पे, मतलब वहाँ पे बिठाया भी जा रहा था, जिसको अगर किसी को साइड इफेक्ट हो रहा था तो वहाँ पे बिठाया भी जा रहा था वहाँ पे, तो मेरे को भी वहाँ पे 15 मिनट बिठाया फिर बाहर भेजा। बिल्कुल, कैसा लगा आपको आज वैक्सीन लगाने के बाद? वैक्सीन लगाने के बाद बहुत अच्छा लगा, सारे बड़े उम्र वालों के लग चुका है और अब हमारी बारी है। सरकार से यही दरख्वास्त है कि और कम उम्र वालों के भी जल्दी से जल्दी लगे और बस सब सारे 15 से 18 वर्ष के बच्चों तक सबके जल्दी से टीकाकरण हो जाए, यही आशा है। बोलिए राजस्थान में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। तीखी मिर्ची। पंजाब दा चुनाव आया, होए होए पंजाब दा चुनाव आया, सिद्धू ने ठोक दी ताल, अमरिंदर का बुरा हाल, चन्नी की भी उल्टी पड़ गई चाल। पंजाब दा चुनाव आया, होए होए पंजाब दा चुनाव आया, कांग्रेस पार्टी में बन गए कई कई धड़े, सिद्धू भी कांग्रेस के पीछे पड़े।
अमरिंदर सिंह तो अपने फूटे लड़े, इसीलिए हम सबसे आगे खड़े। सिद्धू भस्मासुर है, भस्मासुर है, भस्मासुर, ये तो कांग्रेस को ही कर देगा बर्बाद। पंजाब दा चुनाव आया, ओए होए पंजाब दा चुनाव आया। ओ ओरे ओ ओरे ओ ओरे होए, ओ ओरे ओ ओरे ओ ओरे होए, ओए होए ये काला अंग्रेज आया, ओए होए ये काला अंग्रेज आया। फ्री के वादे करें हजार, झूठी बातों की भरमार, हम जनता के असली सेवक यहाँ चंगी सरकार। इनकी नीति और नीयत खराब, वो देखो अंग्रेज आया, ओए होए ये काला अंग्रेज आया। चन्नी जी आपने हमको कहा काला, रंग काला है भला पर हूँ मैं दिल वाला। इस काले रंग वाले की नीयत बड़ी है साफ, जनता इस बार नहीं तुमको करेगी माफ। झाड़ू चल जाएगी, चल जाएगी, चल जाएगी, गंदगी सारे सूबे की होगी साफ। पंजाब दा चुनाव आया, ओए होए पंजाब दा चुनाव आया, हाय हाय पंजाब दा चुनाव आया। ओ ओरे ओ ओरे ओ ओरे होए, ओ ओरे ओ ओरे ओ ओरे होए, ओ ओरे ओ ओरे ओ ओरे होए। तीखी मिर्ची। Presented by Patanjali Nutrela Nutraceuticals. अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। We the people of India, इस देश के लोगों ने, हमने 130 करोड़ देशवासियों ने ये संविधान दिया है। इस संविधान की ताकत लोगों के भरोसे से, इस तिरंगे के आन बान और सम्मान के लिए मैं प्रदीप भंडारी लड़ूंगा आपका मुकदमा, जनता का मुकदमा। मैं जीवन हूं, जानते तो होंगे आप मुझे, आपके अंदर भी तो हूं। कोई मुझे पेड़ों की छांव में ढूंढता है, तो कोई आलीशान गाड़ियों में, गला सूखा हो या जमीन। बस जीवन ही तो है जो सबके काम आता है। पहले मैं हर जगह आसानी से मिल जाता था, अब मैं बाजारों में मिलता हूं। कुछ तो होगा मुझ में, तभी जीवन को प्यास में लोग प्यार से पानी बोलते हैं। बचपन से यही तो सुना है, जल ही जीवन है। आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की मुहिम। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। सीएम गहलोत ने किया बच्चों के कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ। वैक्सीन लगवाने आए बच्चों को दिया आशीर्वाद। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा, मंत्री महेश जोशी सहित कई नेता रहे मौजूद। सीएम गहलोत आज शाम 5 बजे इन्वेस्ट राजस्थान समिट की करेंगे समीक्षा। अब तक हुए MOU पर करेंगे चर्चा, साथ ही तैयारियों को लेकर के भी लेंगे जायजा। उदयपुर में राहुल मखीजा अपहरण कांड में मिली बड़ी सफलता। मध्य प्रदेश के इंदौर में मिला फाइनेंसर राहुल। अंबा माता पुलिस राहुल को लेकर आई उदयपुर। मुंबई के घाटकोपर इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में आए 33,750 नए कोरोना केस। भारत में ओमिक्रॉन का कुल आंकड़ा हुआ 1700।
पिछले कुछ घंटे से देश में 3 रिकॉर्ड एक साथ चल रहे हैं। 3 रिकॉर्ड बन रहे हैं, 3 रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं। जानते हैं ये 3 रिकॉर्ड क्या क्या हैं? पहला तो रिकॉर्ड ये है कि बच्चों का टीका यानी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। हर कुछ मिनट के बाद में नया रिकॉर्ड बन रहा है, पिछला रिकॉर्ड टूट जा रहा है। ठीक इसी तरह से कोरोना की 3rd वेव यानी कोरोना संक्रमण का भी रिकॉर्ड बन रहा है। चंद मिनट के बाद या यूं कहें कि चंद घंटे के बाद में यह रिकॉर्ड टूट जा रहा है। और तीसरा रिकॉर्ड है ओमिक्रॉन का, जो अभी तक 24 से ज्यादा राज्यों में फैल चुका है। और ऐसा रिकॉर्ड है जो पूरे हिंदुस्तान को यह बता रहा है कि कितने बड़े डर, कितनी बड़ी दहशत या कितने बड़े खतरे की दहलीज पर आकर के भारत खड़ा हो गया है। नमस्ते, मैं राशिद। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम की मैं शुरुआत करूं, आप ये देखें, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और इसके साथ साथ मेरे दाईं और बाईं तरफ कुछ आंकड़े आपको नजर आएंगे। एक आंकड़ा है कोरोना का, वहीं दूसरा आंकड़ा है ओमिक्रॉन का। जहां 3rd वेव की दस्तक भारत में हो चुकी है जनवरी के पहले हफ्ते में, वहीं 26 राज्यों तक ओमिक्रॉन फैल चुका है। डेल्मिक्रॉन का खतरा अभी भी है कि अगर डेल्टा और ओमिक्रॉन मिल गए तो फिर संक्रमण बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। और डेल्मिक्रॉन के अलावा इजराइल में फ्लू और कोरोना ने मिलकर एक फ्लोरोना नाम का वेरिएंट इजराइल में सामने आया है, और जो जुकाम और कोरोना की वजह से होने लगा है। वहीं ओमिक्रॉन के 1700 से भी ज्यादा केसेस हिंदुस्तान में आ चुके हैं। ये कोरोना का कहर है और खतरे में कितने शहर हैं मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। अगली तस्वीर यहां से बदलेगी। देश में संक्रमण का मीटर हाई है। कई राज्यों में कोरोना विस्फोट हो गया है। 24 घंटे में 33,750 नए केस आए हैं और अभी तक ओमिक्रॉन 26 से ज्यादा राज्यों में फैलकर 1700 से भी ज्यादा पार जा चुका है ओमिक्रॉन का केस। ऐसे में सवाल ये कि क्या भारत में कोरोना की सुनामी आ गई है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक तीसरी लहर की क्या शुरुआत हो गई है? कितनी खतरनाक है ये 3rd वेव? दिल्ली मुंबई में कितना डर है? 3rd वेव कितना कहर दिल्ली मुंबई के लिए लेकर आई है? और भारत पर क्या जनवरी बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है कोरोना विस्फोट की वजह से? कातिल कोरोना से क्यों डरने की जरूरत है? बचने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है? डूज एंड डोंट्स क्या हैं अगर आप घर में रहते हैं, दफ्तर में जाते हैं, और अगर आप सड़क पर निकलते हैं या फिर मार्केट में किन्हीं भी हालातों में जाने की आपको जरूरत रहती है। पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, बिग न्यूज। कोरोना की तीसरी लहर की आहट देश में। भारत में एक हफ्ते में 200% केस का इजाफा हो गया है। पिछले 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 11,000 24 घंटे में, दिल्ली 1000 में 4,000 से अधिक कोरोना केस 24 घंटे के अंदर। ओमिक्रॉन के देश में 1700 से भी ज्यादा मामले हो चुके हैं। लेकिन आप जानते हैं, सिर्फ ओमिक्रॉन नहीं, सिर्फ डेल्टा नहीं, सिर्फ अल्फा बीटा गामा नहीं, सिर्फ डेल्मिक्रॉन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर कोरोना का एक डबल अटैक होने जा रहा है, जिसके बारे में एक खतरे की घंटी बज गई है। और ये घंटी बजी है इजराइल में। इजराइल में कोरोना का डबल विस्फोट हुआ है और वहां पर जो फ्लू वायरस है और कोरोना, इन दोनों ने ही मिल करके बना लिया है क्या? फ्लोरोना। फ्लू का मतलब ये होता है कि जो सीजनल आपको खांसी जुकाम वगैरह रहता है ना, जिसे डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं इन्फ्लुएंजा, ये दोनों ही मिल करके इन्होंने डबल इन्फेक्शन पैदा कर दिया है। और इस डबल इन्फेक्शन का नाम है फ्लोरोना। फ्लोरोना क्या है, खतरनाक क्यों है, ये सब भी आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले तो आप ये जानें कि फ्लोरोना है क्या। इन्फ्लुएंजा और कोरोना का डबल इन्फेक्शन होता है फ्लोरोना। कोरोना और जुकाम का डबल इन्फेक्शन, आसान भाषा में आप ऐसे समझें, एक ही समय में फ्लू और कोरोना वायरस की एंट्री शरीर के अंदर होती है। दुनिया का पहला फ्लोरोना केस इजराइल में मिल चुका है। फ्लोरोना का पहला केस एक प्रेग्नेंट महिला में इजराइल में मिला है। जिस महिला में फ्लोरोना मिला वो पहले से वैक्सीनेटेड नहीं थी, यानी अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो डेल्मिक्रॉन फ्लोरोना का खतरा कम हो जाता है। लेकिन फ्लोरोना क्यों ज्यादा खतरनाक है, अब आप ये भी देखें। फ्लोरोना कोरोना का नया वेरिएंट नहीं है। फ्लू और कोरोना से होने वाला डबल इन्फेक्शन जिसका नाम है फ्लोरोना। फ्लोरोना इम्यून सिस्टम में बड़ी कमी का संकेत देता है। एक ही समय में 2 वायरस शरीर के अंदर एंटर करते हैं। डबल अटैक से गंभीर बीमारी का खतरा ज्यादा होता है। फ्लोरोना संक्रमण बहुत तेजी के साथ में फैलने लगा है इजराइल में। 2 वायरस मिलकर शरीर पर कहर बरपा सकते हैं, इम्यूनिटी कमजोर कर सकते हैं, निमोनिया के लक्षण आ सकते हैं, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत जैसी शिकायत भी आ रही है। ऑर्गन फेल्योर, हार्ट अटैक जैसी दिक्कतें पेश आ रही हैं। दिल या मस्तिष्क में सूजन या स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी का खतरा भी फ्लोरोना की वजह से होने लगा है। अब आप ये कहेंगे, क्या वायरस का कोई जुकाम कनेक्शन है? अगर मैं फ्लू की बात कर रहा हूं, अगर मैं इन्फ्लुएंजा की बात कर रहा हूं, तो इसका जवाब है हाँ।
इंसान में एक साथ ही कोरोना और जुकाम का वायरस होता है। एक संक्रमित सेल में होने से दोनों का मेल हो गया। मेल होने से ओमिक्रॉन वेरिएंट का म्यूटेशन एक बन गया और ओमिक्रॉन को जुकाम का वायरस मानने लगता है। शरीर हो जाता है कंफ्यूज और इसी कंफ्यूजन की वजह से अब कोरोना की थर्ड वेव है। थर्ड वेव जहां पर हमारी और आपकी लापरवाही भी है, जहां पर हमने मास्क लगाना छोड़ा, जहां पर हमने सामाजिक दूरी का पालन करना छोड़ा, जहां पर हम लापरवाह हो गए, जहां पर भीड़ बढ़ने लगी। तो ऐसे में क्या कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हम बाद में सुनाएंगे, लेकिन कैसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने थर्ड वेव को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। वायरस विस्फोटक है, याद रखिएगा, थर्ड वेव बहुत घातक है। जानते हैं कि कोविड महामारी एक बार फिर से आ गई है। भगवान की कृपा रही है तो प्रार्थना की है, लेकिन मुकाबला हमें करना है। तीसरी लहर आ गई है। केस अब तेजी से बढ़ रहे हैं, देश में भी, दुनिया में भी, देश में भी और मध्य प्रदेश में भी। अब तो दुनिया में और कई दौर और बिहार में भी तो तीसरे दौर की शुरुआत हो गई है। अब उसके लिए तो सब तरह की आपकी तैयारी है और यहाँ पर भी जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन है और राज्य सरकार में भी हम लोगों का उसके अनुरूप निर्णय है कि कैसे हम लोगों की मदद करें। लेकिन जानते हैं डर सबसे ज्यादा कहां पर है? डर सबसे ज्यादा है राजधानी दिल्ली में। राजधानी दिल्ली में जो कोरोना की डेट शीट है ना, यानी हर बदलती तारीख के साथ में जितने कोरोना केस 24 घंटे के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, यही सबसे ज्यादा दिल्ली में डराने लगे हैं। राजधानी दिल्ली का ये ग्राफिकल इनपुट आप देखें। 29 दिसंबर 24 घंटे में 923 केस, 30 दिसंबर 24 घंटे में 1313 केस, 31 दिसंबर यानी पिछले साल का आखिरी दिन जब 1796 केस एक दिन के अंदर सामने आए। वहीं जनवरी के शुरुआत के 2 दिन आप देखें, 1 जनवरी 2796 केस, 2 जनवरी 31 केस 24 घंटे के अंदर दिल्ली में आए हैं। यही एक वजह है कि दिल्ली में ये थर्ड वेव की दस्तक हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार किस तरीके की रही है संक्रमण दर के लिहाज से आप देखें। 21 मई 2021 यानी जब कोरोना की सेकेंड वेव थी, तब इन्फेक्शन का रेट था 4.76%, लेकिन 3 जनवरी 2022 के दिन संक्रमण की दर है 3.64%। इसका मतलब क्या होता है आप समझें। अगर 4 से ज्यादा संक्रमण दर यानी इन्फेक्शस रेट है, इसका मतलब ये होता है कि एक शख्स को अगर कोरोना हो जाता है, अगले 4 से 5 को वो संक्रमित कर सकता है। और आज की तारीख में भी जब थर्ड वेव की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में दिल्ली में संक्रमण दर है 3.64। लेकिन सिर्फ दिल्ली ही नहीं, यूपी में वायरस विस्फोट हो गया है। 24 घंटे में जो केसेस आए हैं यूपी में, अब आप ये देखें, आगरा में 28, मेरठ में 54, लखनऊ में 80, गाजियाबाद में 93, गौतम बुद्ध नगर में 117। यानी ये वो शहर हैं दिल्ली के जहां पर कोरोना का एक्सप्लोजन हुआ है, जहां पर डर सबसे ज्यादा है। अगर आप यहां के रहने वाले हैं तो अभी आपको सजग, सचेत, सावधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज ये कि बंगाल रणजी ट्रॉफी स्क्वाड के 7 सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए हैं। रणजी का ट्रेनिंग सेशन कैंसिल कर दिया गया है। बिहार के पटना में एनएमसीएच में 100 डॉक्टर्स पॉजिटिव पाए गए हैं। पटना में मरीजों में कोविड चेन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, यानी कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा पटना में बढ़ने लगा है। लेकिन मुश्किल यह है कि अगर कोरोना किसी को भी हो जा रहा है ना, रिकवर हो जाने के बाद आप एकदम ठीक हो जाते हैं, ये अश्योरिटी नहीं है, ये अश्योरेंस नहीं है। आप इसे सुनिश्चित नहीं मान सकते कि अगर कोरोना से रिकवर हो गए उसके बाद आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लॉन्ग कोविड आज की तारीख में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और जिन्हें भी अगर ओमिक्रॉन और पहले डेल्टा और बाद में ओमिक्रॉन का खतरा या फिर ओमिक्रॉन का संक्रमण हुआ है, उनके लिए आने वाले दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले हैं। देखें कैसे जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं, इनमें आंखें ड्राई हो जाती हैं, दांतों की समस्या होने लगी है, सांस की दिक्कत है, बाल झड़ने जैसी समस्या है, स्ट्रेस है, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, दिल की बीमारी होती है, सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि
फेफड़े से लेकर दिल तक की कमजोरी ये होती है कि आपके पहले इम्यूनिटी वीक हो जाना, और इम्यूनिटी के साथ साथ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी जो सांस लेने की जो नली होती है, यानी श्वसन तंत्र जिसे बायोलॉजिकल भाषा में कहते हैं, ये श्वसन तंत्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। अप्रैल 2021 में मुझे कोरोना हुआ, लेकिन अभी भी कई बार मुझे अगर मैं दिल्ली में हूँ, अगर मैं नोएडा में हूँ, बहुत बार अगर प्रदूषण बढ़ जाता है तो मुझे दिक्कत होने लगती है। कई बार सांस लेने की दिक्कत होती है। हालांकि योगा के ज़रिए मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। आप भी योगा करें, आप भी अच्छा खाना खाएं, आप भी संतुलित आहार लें, क्योंकि जो लॉन्ग कोविड है बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ दे रहा है, आपके शरीर को नुकसान पहुँचा रहा है। बेहतर ये रहेगा कि चेतावनी को आप समझें। ये मैं सनसनी नहीं फैला रहा, मैं डरा नहीं रहा, क्योंकि शहर शहर कितने सुपर स्प्रेडर हैं। तस्वीरें देखें आप। व्यस्त इलाका है मेरे पीछे, आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। ये घंटाघर इलाका है और यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि लोग जो हैं वो नियमों को लेकर कितने सजग हैं या नहीं हैं। मास्क लगाना जरूरी है, मगर लोग ऐसे दिख जाते हैं जो नियम नहीं मानते। साहब मास्क क्यों नहीं लगाया? अभी लगा रहे जेब में। आपने क्यों नहीं लगाया? लगा रहे लो। तो देखिए, जब पूछते हैं तब कहते हैं कि मास्क लगा रहे हैं, लेकिन निश्चित है ये बेहद जरूरी बात है। ऐसा नहीं है कि सब नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो नियम नहीं मान रहे। साहब मास्क क्यों नहीं लगाया? इतना ध्यान नहीं था। चलिए, ध्यान नहीं दिया, लेकिन लगाना चाहिए। गंभीर चिंता का विषय है, मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क ये है ना, ये तो लगाने के लिए ना। मास्क से बढ़िया रहा है। तो देखिए, लोगों का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनवा सकते हैं, बता सकते हैं और जागरूकता की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मानना लोगों को ही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादर मार्केट इलाके में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है, और हम ये भी जानते हैं कि मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, और सबसे ज़्यादा जो प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका उल्लंघन भी जो है मार्केट में ही देखा जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो मास्क पहनते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, पर ये सबसे ज़्यादा अनिवार्य है कि जो मास्क प्रोटोकॉल जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना वायरस के केसेस जो कम हो रहे थे वो अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और ओमाइक्रॉन के भी जो केसेस है वो भी जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को जो है सावधानियां बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपका एक सवाल ये होगा ना कि कई बार आपको जुकाम हो जाता है, सामान्य सर दर्द होता है, स्किन रैशेस होते हैं, तो क्या इससे ओमिक्रॉन माने, क्या इससे कोरोना का लक्षण माने? अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो फिर हम क्या करें? मैं आपको ये बताता हूं कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है, कौन सी वो सिचुएशन होगी जब आपके लिए डॉक्टर कंसल्टेशन यानी फिजिशियन के पास में जाना सबसे ज़रूरी है। अगर बुखार 101 से ज़्यादा आ रहा है या 100 से ज़्यादा आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास में जाएं। खांसी, जुकाम, खराश, सीने में दर्द, कमजोरी, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, सांस का फूलना या फिर सीने में भारीपन, ये सब वो सिम्टम्स हैं, ये सब वो लक्षण हैं जो कोरोना के हो सकते हैं, डेल्टा के हो सकते हैं, ओमिक्रॉन के हो सकते हैं, डेल्मिक्रॉन के हो सकते हैं, फ्लोरोना के हो सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, इन किसी भी वेरिएंट के लक्षण हो सकते हैं। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो फिर आपको डॉक्टर के पास में जाना जरूरी है, क्योंकि कोरोना ने अब कंफ्यूज कर दिया है, डॉक्टर्स को भी कंफ्यूज कर दिया है, विशेषज्ञ भी कंफ्यूज होने लगे हैं। क्यों? आप देखें, क्या है ना, ज्यादातर नए केसों में लक्षण मिल ही नहीं रहे हैं, कुछ केस में माइल्ड से लेकर के मॉडरेट लक्षण हैं। यही एक वजह है कि डॉक्टर कंफ्यूज हैं। कुछ केस में इन्फेक्शन की गंभीरता नहीं दिखती है, गंभीर बीमारी वालों में इन्फेक्शन बड़ा घातक है, कहीं लक्षण है कहीं पर लक्षण है ही नहीं। यही एक वजह है कि अभी मौजूदा दौर का जो कोरोना है ये कंफ्यूजन वाला कहा जा रहा है, लेकिन इस बार का कोरोना अलग है। अगर आप चूके तो 1 मिनट में कोरोना होगा। पहले क्या होता था, संक्रमित से 10 मिनट में आपको कोरोना होता था, अब संक्रमित से 1 मिनट में ही आपको कोरोना हो सकता है। पहले श्वसन तंत्र, फेफड़े या दिल पर अटैक होता था, लेकिन अब आंत पर भी अटैक होता है, आपकी धमनियों पर भी अटैक होता है, आपके पाचन तंत्र पर भी अटैक होता है, आपके लंग्स पर भी अटैक हो सकता है, आपके श्वसन तंत्र पर अटैक हो सकता है, आपकी किडनी पर अटैक हो सकता है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, कोरोना से आपको वाकई में डरने की जरूरत है ताकि आप बचें और अपनों को भी बचा सकें, क्योंकि ओमिक्रॉन है, खतरा बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा खतरा है, अब आप ये भी समझिए। ओमिक्रॉन के साथ क्या है, स्पाइक प्रोटीन पर
30 बार म्यूटेट हो रहा है, यानी अपने आप को बदलता चला जा रहा है वेरिएंट। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पार्ट में 10 म्यूटेशन अभी तक सामने आए हैं। एड्स रोगी में डेवलप हुआ होगा नया ओमिक्रॉन स्ट्रेन, और पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोग भी ओमिक्रॉन संक्रमित हो रहे हैं। यही एक वजह है कि ये बड़ी चिंता बन गया ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में। नए कोरोना वेरिएंट के हवा में भी फैलने का खतरा है, और ये एक बड़ी वजह है कि अगर आप बालकनी में जाते हैं, अगर आप पार्क में जाते हैं, अगर आप दफ्तर में होते हैं या किसी भी पब्लिक प्लेस पर होते हैं, तो हवा में भी ओमिक्रॉन हो सकता है। रेवाड़ी से इंडिया न्यूज़ की रिपोर्ट। बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर हालांकि रेवाड़ी के अंदर सिनेमा हॉल बंद नहीं किए गए हैं, सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही यहाँ पर सिनेमा हॉल चल रहे हैं, जबकि हरियाणा के 5 राज्यों के अंदर सिनेमा हॉलों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर लोगों का चेकिंग करते हैं, रियलिटी चेक करते हैं कि उन्होंने मास्क लगाया है या नहीं लगाया, तो हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये कोरोना जो नया वेरिएंट आया वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर लोगों का चेकिंग करते हैं, रियलिटी चेक करते हैं कि उन्होंने मास्क लगाया है या नहीं लगाया, तो हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये कोरोना जो नया वेरिएंट आया वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और हमारे साथ इस समय एक शख्स है, इनसे भी बात करेंगे। क्या आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? इस समय आप एंट्री कर रहे हैं और मास्क नहीं लगाया? मास्क लगा रहे सर, नहीं बता इसलिए। बिल्कुल, देखिए इन्होंने मीडिया को देखने के बाद यहाँ पर मास्क लगाया। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी का प्रयोग करें। लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ सामाजिक दूरी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं यहाँ पर। विंडो के अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर इकट्ठे खड़े हुए हैं। और अब हम इनसे भी बात करेंगे कि और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है, और उनसे भी बात करेंगे। सर, अब मॉल के अंदर खड़े हैं, आपको पता है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है कितना खतरनाक है, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क ले रहे हैं सर। कहाँ लगाया आपने मास्क? मास्क ले रहे हैं सर। क्या आपको गेट पर किसी ने नहीं रोका है? रोका है सर। फिर अभी भी आपने मास्क नहीं लगाया? जाके ले रहे हैं सर। देखिए, लोग कुछ ना कुछ बहाना बना रहे हैं क्योंकि मास्क उन्होंने नहीं लगाया। और भी हमारे साथ हैं, बेटा आपसे बात करेंगे। देखिए, लोग बात नहीं करना चाह रहे क्योंकि इन लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया। क्योंकि कोरोना के बारे में पता चलता है RT-PCR टेस्ट के जरिए, लेकिन अब नई जगह जाकर छिपने लगा है कोरोना का वायरस, और यही एक वजह है कि RT-PCR टेस्ट में भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने खतरनाक रूप ले लिया है। कई केस में RT-PCR टेस्ट में भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और कोरोना वायरस पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चला है। वायरस अब नाक या फिर गले की बजाय दूसरी जगह पर अटैक कर रहा है। कई केस में स्वाब सैंपल से भी वायरस का पता नहीं चलता। यह भी संभव है कि वायरस ने एस रिसेप्टर्स में अपनी जगह बना ली हो। एस रिसेप्टर्स यानी वो प्रोटीन जो फेफड़े की कोशिकाओं में होते हैं, और ये एक बड़ी वजह है कि डॉक्टर्स भी हैरान हैं, विशेषज्ञ भी परेशान हैं। नया कोरोना बड़ा खतरनाक है। ओमिक्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, डेल्टा से 500% ज़्यादा संक्रामक है नया कोरोना। एक ओमिक्रॉन से 35 संक्रमित होते हैं, एक HIV से 3 संक्रमित होते हैं, एक अल्फा से 5 इन्फेक्टेड होते हैं, एक डेल्टा से 7 इन्फेक्टेड होते हैं, एक चिकन पॉक्स से 10 संक्रमित होते हैं, एक खसरा संक्रमित अगले 18 को संक्रमित कर सकता है। इस लिहाज से आप ये समझें ओमिक्रॉन कितना ज़्यादा खतरनाक है। यही एक वजह है। कुछ चीज़ें फिर से याद दिलाने की ज़रूरत है ताकि आप भूल ना पाएं। मास्क, सैनिटाइजर, सतह को नहीं छूना, भीड़ नहीं लगाना, सामाजिक दूरी का पालन करना, सामाजिक दूरी का पालन कराना, लापरवाह बिल्कुल नहीं होना, जश्न बिल्कुल नहीं मनाना। न्यू ईयर, ठीक है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन का वक्त बीत गया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो पूरा न्यू ईयर वीकेंड तक भी मनाते हैं। तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी यह है कि देश में थर्ड वेव की दस्तक हो चुकी है। 2 लहर ने कितना कहर ढाया है, अब आप ये देखें। जब फर्स्ट वेव का पीक था ना, भारत में ऑक्सीजन की जरूरत थी 3095 टन, लेकिन जब सेकेंड वेव का पीक आया अप्रैल और मई 2021 में, हर दिन 9000 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। और अब यह कहा जा रहा है कि थर्ड वेव के वक्त में ये 17000 टन तक की भी ऑक्सीजन की जरूरत देश में हो सकती है। यही एक वजह है कि सेकेंड वेव जैसा कोई खतरा पैदा ना हो जाए, उस तरह के हालात देश में बन ना जाएं। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि बच करके रहें, बचा करके रखें। बल्लभगढ़ की एक रिपोर्ट है, कोरोना के साथ लोग किस तरह सफर कर रहे हैं, देखिए।
हरियाणा सरकार के आदेश के बाद में अब सार्वजनिक स्थान और सरकारी विभागों में किसी भी व्यक्ति को डबल डोज वैक्सीनेट होने के बाद ही अनुमति मिलेगी और ये लागू नियम रोडवेज पर भी है। और हम फिलहाल बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर हैं, आपको दिखा देते हैं। रियलिटी चेक भी हम करेंगे कि आखिर जो बस में जो लोग बैठे हैं वो क्या मास्क और डबल वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं बस के अंदर की तस्वीरें। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो सवारी है गुड़गांव के लिए हरियाणा रोडवेज की बस से निकली हैं और कुछ लोगों ने हालांकि मास्क लगाया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के बस में सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक ये वेरिएंट है जो जिसको ओमिक्रॉन को बताया जा रहा है। ऐसे में बात भी करेंगे। आपने मास्क नहीं लगा रखा मैम? नहीं भैया, जरूरत नहीं महसूस समझते? जरूरत नहीं समझते। आज हम वृंदावन से आए हैं तो इतनी बड़ी जगह थे आए तो इसीलिए जरूरत ना समझ। अच्छा, वैक्सीन आपने लगवा रखी है? जी हाँ, दोनों लगवा रखी है। दोनों लगवा रखी है आपने? बिल्कुल, वैक्सीन इन्होंने लगवा रखी है क्योंकि आज से वैक्सीन डबल लगाना भी बेहद जरूरी है। आप डेल्टा से संक्रमित हैं, ओमिक्रॉन से हैं या फिर फ्लोरोना से हैं या फिर अल्फा बीटा गामा लैम्डा वेरिएंट से संक्रमित हैं, ये सब कुछ पता चलता है जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए। अब पूरी दुनिया ये कह रही है कि अगर देश को बचाना है तो जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाना होगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ये एक थोड़ी निराशाजनक खबर है। आप ये देखें कि पूरी दुनिया में जीनोम सीक्वेंसिंग कितने सैंपल की होती है। आइसलैंड में अगर 100 सैंपल आए तो इनमें से लगभग 56 से 57 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाते हैं। डेनमार्क में ठीक इसी तरह से 47 सैंपल हर 100 पर भेजे जाते हैं। नॉर्वे में 13% के आसपास जीनोम सैंपलिंग होती है। ब्रिटेन में लगभग 13%, स्विट्जरलैंड में 9%, कनाडा में भी कमोवेश यही हालात हैं। अमेरिका और भारत जीनोम सीक्वेंसिंग के मामले में बहुत पीछे हैं। अगर अमेरिका में 100 सैंपल आते हैं, 3 से 4 जाते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, और भारत में अगर 100 सैंपल आते हैं तो इनमें से ज्यादातर जा ही नहीं पाते, यानी 0.2% जीनोम सैंपलिंग का रेट है। यह आपके बारे में खास जानकारी थी। लेकिन याद रखिएगा, बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया है।